13 मार्च 2024 के डेली करंट अफेयर्स को यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि डेली हमारे राजा सर इतने ऊर्जावान रहते हैं और इतने जोश से भरे रहते हैं, आज सर की आवाज़ इतनी धीमी क्यों है और वो ऊर्जा नहीं दिख रही है। दोस्तों, थोड़ी सी बात जो है दुखद है कि मेरी दादी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस समय मुझे उनके पास पहुंचना है। और दोस्तों, मुझे दोनों ही दायित्व निभाना है, दोनों ड्यूटी निभानी है। पहला, आपका करंट अफेयर्स का टीचर हूं तो डेली करंट अफेयर्स आप तक पहुंचाना है, और साथियों दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है वो है मुझे अपने नाती का रोल निभाना है। तो साथियों, मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं, जब मैं घर पे होता हूं तो मेरे पास ये सिस्टम पैनल नहीं होगा, तो आप सभी कोऑपरेट कीजिएगा। आप लोगों को कोऑपरेट करना है। जितने भी दिन मैं घर पे रहूँगा, दादी के साथ रहूँगा, और जितने भी मैं आपको करंट अफेयर्स इस फॉर्मेट में नहीं दे पाऊँगा, या हो सकता है कि शायद कुछ चीज़ें अलग हो जाएं, मतलब कुछ अलग खबर मिले। तो इसलिए दोस्तों, करंट अफेयर हो सकता है कोई और मेरी टीम का व्यक्ति आपके लिए पहुंचाएगा, बट हम निरंतर आपके लिए प्रयास करते रहेंगे और डेली मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अभी कुछ दिनों तक आपको पता है कि एक ऐसे समय पर, एक ऐसी घड़ी पर हमें परिवार को एक साथ होना होता है। तो आप सभी मेरे परिवार हैं, इसलिए मैंने आपको इस सूचना दे दी है। और आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 को हाल ही में किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2024? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेन यामामोटो। क्या नाम है? रिकेन यामामोटो। दोस्तों, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। दोस्तों, ये जापान देश से बिलोंग करते हैं, जापानी वास्तुकार हैं, जापानी आर्किटेक्ट हैं, इनको मिला प्रित्जर पुरस्कार। दोस्तों, जो प्रित्जर पुरस्कार होता है इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है। देखिए, इसमें कितनी कैश प्राइज मिलती है? तो 10,000, जो यहाँ पर $1,000 जो है आपको प्राइज मिलती है। इसमें कांस्य पदक से सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 2023 में प्रित्जर पुरस्कार किसे मिला था, तो डेविड चिपरफील्ड थे जिन्हें 2023 का प्रित्जर पुरस्कार दिया गया। और साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला प्रित्जर पुरस्कार किसे मिला है, तो यह है फिलिप जॉनसन। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, 1979 में इन्हें प्रित्जर पुरस्कार मिला है। और मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें प्रित्जर पुरस्कार मिला है, तो ये बालकृष्ण दोषी थे। 2018 में इन्हें प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और दोस्तों, प्रित्जर पुरस्कार की हम बात कर चुके हैं कि ये इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड है, वास्तुकला अवार्ड है। जो भी वास्तुकार होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, हर साल सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, प्रमुख पुरस्कारों की हम बात करें तो ऑस्कर अवार्ड 2024 के अभी जो अभिनेता हैं, ये सबसे बेस्ट अभिनेता बने किलियन मर्फी। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सबसे बेस्ट अभिनेता बने हैं रणबीर कपूर। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सबसे बेस्ट अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट। कर्नल सीके नायडू अवार्ड मिला है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। दोस्तों, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। हमारी फैमिली में प्रॉब्लम आई है, मतलब आपकी फैमिली में भी प्रॉब्लम है, और इतना ऊर्जा नहीं आ रहा है अंदर से पढ़ाने का, आप सभी को पता है। जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। आपको पता है मैं इस तरीके से कभी नहीं पढ़ाता हूँ, बट ऐसी सिचुएशन है। तो आइए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर? तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत बना है। दोस्तों, कौन बना है? भारत यहाँ पे देश बना है सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। ये जो रिपोर्ट जारी की गई, सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। सिप्री को हम बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसने रिपोर्ट को पेश किया, बताया है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है। पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा हथियार भारत ने खरीदे हैं, और भारत के जो हथियार की खरीदी है वो 4.7% तक बढ़ गई है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सबसे ज्यादा कौन हथियार का इंपोर्ट कर रहा है? भारत तो दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो सऊदी अरब जो है दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा हथियार का इंपोर्ट कर रहा है। तीसरे स्थान पे कतर है जो हथियार का इंपोर्ट कर रहा है
तीसरे प्लेस पर है। जापान में भी हथियार का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है 155% तक। लेकिन जब हम बात करते हैं चाइना की, तो इसमें हथियार के इंपोर्ट पर गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। दोस्तों अगर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा हथियार को सप्लाई करता है, तो अमेरिका है, जिसने 52% हथियारों को सप्लाई की है, आपूर्ति की है। वहीं पे फ्रांस की बात करें तो 12% के साथ दूसरे स्थान पर है, इटली थर्ड प्लेस पर है 10%, और जर्मनी 7.1% के साथ हथियार को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पे हमने सिपरी की थी, तो सिपरी का जो गठन हुआ था 1966 में हुआ था, और इसके जो फाउंडर है वो है टेज एयरलैंडर, अल्वा मार्डल यहाँ के संस्थापक हैं। मुख्यालय सोलना स्वीडन में है, और स्टीफन लोफवेन यहाँ के प्रमुख हैं। दोस्तों सिपरी का काम क्या होता है? सिपरी जो होता है कितना हथियारों पे खर्च हुआ, कितना व्यापार किया गया, और ये पूरे डेटा इकट्ठा करते हैं। हथियार नियंत्रण के लिए डेटा प्रदान करते हैं कि लोग देश ज्यादा हथियार का इस्तेमाल ना करें, और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में काम करते हैं। डिसआर्मामेंट यानी हथियारों के इस्तेमाल को, यहाँ पे हथियारों का इस्तेमाल कम हो, इनका उद्देश्य होता है। अब देखिए डिफेंस बजट में हम बात करें कौन सा देश टॉप पे आता है, तो सबसे ज्यादा जो डिफेंस पे खर्च करता है वो अमेरिका है। ठीक है, 801 बिलियन डॉलर ये खर्च करते, जीडीपी का 3.2%। चाइना दूसरे नंबर पे है, भारत यहाँ पे तीसरे स्थान पर है, जो जीडीपी का 2.4% खर्च करते हैं। 76.6 बिलियन डॉलर यहाँ पे खर्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? तो दोस्तों हरियाणा के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, नायाब सिंह सैनी बने। कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी। मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया है। अब इनके स्थान पर नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। हरियाणा में जो बीजेपी और जेजेपी यानी जन नायक जनता पार्टी के बीच में कोलिशन गवर्नमेंट था, जो गठबंधन था, वो अब टूट गया है। और इसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया, और हरियाणा को नया चीफ मिनिस्टर मिल गया है। तो बीजेपी के जो विधायक दल की बैठक हुई, उसमें फैसला किया गया कि उनका जो लीडर होगा वो होगा नायाब सिंह सैनी होंगे। मेरे पीछे आप नायाब सिंह सैनी को देख पा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री चुने गए हैं। नायाब सिंह सैनी प्रेजेंट में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष है, और ये कुरुक्षेत्र की लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें? 90 सीटें हैं, और बहुमत के आंकड़े के लिए 46 सीटें हमें चाहिए होती हैं यहाँ पे, अगर जो भी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाती है। हरियाणा के बारे में डिस्कस करें तो हरियाणा पंजाब से अलग होकर के बना 1966 में। इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी है। विधानसभा सीटें 90 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पे 10 है। दोस्तों क्लास की जो पीडीएफ है आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवाई जाएगी। स्टडी कर को डाउनलोड करने के बाद आप डेली करंट अफेयर्स सेशन में जाना, और वहां पे आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स एंड क्विजेस। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। चौथा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं? जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, ये नेशनल डे सेलिब्रेशन में शामिल हुई। कहां पे शामिल हुई हैं, किस जगह गई हैं? तो दोस्तों ये जो जगह है मॉरिशस जगह है। कहां पर गई हैं? मॉरिशस में शामिल हो रही हैं। राष्ट्रीय दिवस समारोह में इन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी आप यहां पर देख पा रहे हैं, और ये हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। तो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगी। और 12 मार्च को, यहां देखिए 12 मार्च को मॉरिशस जो है अपना नेशनल डे मनाता है। और इनका जो नेशनल डे होता है, ये स्वतंत्रता मनाया जाता है। इस दिन रिपब्लिक डे के रूप में जाना जाता है, स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए मॉरिशस जो था ये ब्रिटेन के कब्जे में था, और 1968 में ब्रिटेन से आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, और 1992 में यहाँ पे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र लागू हुआ है। दोस्तों इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जी भी मॉरिशस जा चुके हैं राष्ट्रीय दिवस के मौके पर, और ये 2015 में गए थे। जब ये प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, उसके ठीक 1 साल बाद ये गए थे। अब दोस्तों मॉरिशस कहां पर है, आइए मैं आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप देख पा रहे हैं, यहां पर आपको मॉरिशस देखने को मिल रहा है।
ठीक है, मेडागास्कर के ठीक बगल में है। तो मॉरिशस जो है आपको हिंद महासागर में देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है। यहाँ के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन है। प्रविंद कुमार जगन्नाथ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है मॉरिशस रुपया, यहाँ पे करेंसी यूज होती है। दोस्तों मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला कंट्री बन गया है। हाल ही में करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। जो जेनरिक दवाएं हैं, जिसमें केमिकल बेस्ड दवाएं होती है, इसमें कोई ब्रांड नहीं होता, तो इसमें क्वालिटी भी होती है और ये सस्ते भी होते हैं। तो यहाँ पर जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश मॉरिशस बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस देश में पहले सिख मंत्री बने हैं? सरदार रमेश सिंह अरोड़ा हैज बिकम द फर्स्ट सिख मिनिस्टर इन विच कंट्री? तो दोस्तों पाकिस्तान के नए सिख मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्रांत के नए यहाँ पर सिख मिनिस्टर बने हैं सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, और पहले सिख मिनिस्टर। ठीक है, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को देख पा रहे हैं। तो पाकिस्तान में प्रांतीय असेंबली है, जिसे हम बोलते हैं प्रोविंशियल असेंबली बोलते हैं, वहां के 3 बार सदस्य रह चुके हैं सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। तो अरोड़ा पंजाब प्रांत की पहले सिख, यहां पर देखिए पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, उनमें से एक प्रांत है पंजाब प्रांत। ठीक है, तो यहां पर ये पहले सिख मंत्री बने हैं पंजाब प्रांत के। मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि पंजाब प्रांत की सीएम भी बनी है, चीफ मिनिस्टर बनी है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है मरियम नवाज नाम है। तो मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की। तो सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का जो जन्म हुआ है ननकाना साहिब में हुआ है, जो कि पाकिस्तान में है। ननकाना साहिब जो है सिखों के जो सबसे पहले गुरु थे, गुरु नानक देव जी के नाम पर ये रखा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान में लोकेटेड है। ननकाना साहिब वही स्थान है जहाँ पर गुरु नानक देव जी का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और महाराजा रणजीत सिंह ने गुरु नानक देव के जन्म स्थान पर गुरुद्वारा का निर्माण कराया था, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये गुरुद्वारा पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। 2024 में जो प्रथम घटनाएं हुई हैं, आइए उसे भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली सबसे पहली मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो इनका नाम है कैप्टन फातिमा वसीम नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति से रिलेटेड। तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हैं। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो नेपाल है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को उड़ाने वाले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, 6th क्वेश्चन, दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? Who has inaugurated the दिल्ली ग्रामोदय अभियान प्रोजेक्ट? तो दोस्तों दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना है क्या, इसे भी हम यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। तो इसके तहत क्या होगा, दिल्ली के जो 41 विलेज हैं वहां पे पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस सुविधा प्रदान की जाएगी, और 178 विलेज में जो विकास परियोजनाएं हैं वो यहाँ पे इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो यहाँ पे दिल्ली के गांव का डेवलपमेंट किया जाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इस पहल के तहत दिल्ली के जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर जीवन स्तर को ऊपर उठाना और जो उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बुनियादी ढांचा चाहिए, वो वहां के लोगों तक पहुंचे, इस अभियान का उद्देश्य है। और इसके लिए 960 करोड़ रुपए का फंड यहां पर एलोकेट किया गया है। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं आईजीएल की, जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है। ये क्या करेगा, ये पीएनजी जो मैंने आपको बताया, इसके उद्देश्य के तहत पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की स्थापना करेगा। 100 किलोमीटर की पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से 41 विलेजेस में पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति शुरू कर देगा। ठीक है, यहां पर आईजीएल की बात आई है, तो आईजीएल के बारे में मैं आपको बताता हूं डिटेल से। तो यह एक प्रकार का भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी है, इंडियन नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो गैस का वितरण करती है। स्थापना इसकी 1998 में हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान इसके अध्यक्ष पूछूं तो राकेश कुमार जैन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बहुत सारी योजनाएं अभी लॉन्च हुई हैं। वन मित्र योजना हरियाणा में लॉन्च हुई है।
विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान ने लॉन्च की है। अबू आवास योजना के तहत आपको पक्के मकान दिए जाएंगे झारखंड सरकार के द्वारा। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है और गृह लक्ष्मी योजना को कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। 7वां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, पीएम मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत कितनी महिलाओं को ड्रोन सौंपे हैं। दोस्तों आज ना तो आपको नॉलेज फैक्ट्री देखने को मिलेगा, ना आज आपको स्टैटिक जीके, ना आपको RRR, केवल आपको रिवीजन कराया जाएगा। आज मैं बहुत शॉर्ट वीडियो दे रहा हूं और कल मेरी स्थिति सही रही, कल या फिर हमारे दादी की तबीयत ठीक रही तो ही मैं आपको वीडियो दे पाऊंगा, वरना कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो दूं। नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। मेरे पास दोनों फॉर्मेट होते वीडियो देने के, आपको पता है कि सामने से भी मैं पढ़ाता था और मैं आपको पीपीटी बेस्ड भी पढ़ाता था, है ना। तो कुछ दिन आप लोग कोऑपरेट करिए, कंटेंट भी वही रहेगा, मेरी आवाज भी वही रहेगी, शायद मैं आपको दिखूं ना, और हो सकता है मेरी टीम का कोई व्यक्ति भी आपके लिए करंट अफेयर्स पढ़ाए 2-3 दिनों तक। तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा। मैं बताया कि मेरा परिवार आपका परिवार है, हम दोनों यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो किसी रिश्ते की वजह से, ठीक है। एक शिक्षक और एक जो छात्र का रिश्ता होता है बहुत ही प्योर होता है, ठीक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। मैं फिर भी आपको पढ़ाने आया तो यही कारण है कि मैं जानता हूं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो भी मैं पढ़ाया था। आपको पता कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, याद होगा आपको मेरा चेहरा। तो अभी फिर से ऐसी प्रॉब्लम आई है, मिलके सामना करेंगे बहुत सारी चीजों का। तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत कितनी महिलाओं को ड्रोन सौंपे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 1000 महिलाओं को ड्रोन सौंपे गए हैं। कितने? 1000 महिलाओं को ड्रोन सौंपे गए हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे हैं। ये सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम के तहत 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे गए हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ड्रोन की मदद से हम क्या करेंगे। हम फसलों की निगरानी रखेंगे, मॉनिटर करेंगे, हम फर्टिलाइजर्स का ऊपर से छिड़काव करेंगे। आज जमाना बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो गया, आधुनिक हो गया है, तो हमारी कृषि भी आधुनिक होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीज बुवाई भी करेंगे। इन सभी कामों को यहाँ पर हम करेंगे। तो दोस्तों नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही की थी। इसका लक्ष्य यही है कि 1 लाख महिलाओं को अगले 5 साल में ट्रेनिंग देने का टारगेट रखा गया है, ठीक है। और केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को इस प्रोजेक्ट के लिए फ्री ट्रेनिंग देंगे और हर महीने 15,000 रुपए अलग से सैलरी भी देंगे महिलाओं के लिए, ठीक है। तो दोस्तों महिला ड्रोन पायलट जो है 10 से 15 गांव का एक क्लस्टर बनाया जाएगा। उसमें एक ड्रोन सखी होगी, एक महिला ड्रोन सखी होगी जो सबको रेगुलेट करेगी। और बहुत सारे जो कृषि विज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे जो इन सभी प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस योजना को देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए लागू कराया जाएगा। 8वां क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाल ही में भारत के सबसे तेज IP-MPLS राउटर का अनावरण किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? Recently, India's fastest IP-MPLS router has been unveiled. What is its capacity? तो दोस्तों यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर होगा ये 2.4 TBPS टेराबाइट पर सेकेंड की रफ्तार से डेटा ट्रांसफर किया जाएगा। सबसे तेज IP-MPLS राउटर का अनावरण किया गया है। देखिए IP-MPLS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। तो भारत के जो रेल मिनिस्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री भी हैं, ये हैं अश्विनी वैष्णव हैं। इन्होंने भारत का सबसे तेज IP-MPLS राउटर का अनावरण किया है। मैंने बताया इसकी 2.4 टेराबाइट्स पर सेकेंड इनकी क्षमता है। तो राउटर होता क्या है? आपने राउटर देखा होगा, आपके घरों पे लगाया जाता है। तो राउटर एक प्रकार से नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग किया जाता है बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ने का, जो डेटा को एक्सचेंज करने के काम आते हैं। नेटवर्क के बीच डेटा को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, एज अ इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के तहत क्या किया जाएगा, आप जो फेक कॉल आती, स्पैम कॉल आती, आप यहाँ पे जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हाल ही में गूगल ने वीडियो गेम निर्माण के लिए जीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया है। हनुमान AI को लॉन्च किया है रिलायंस इंफोकॉम ने और IIT ने मिलकर के। 9वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की सर्विस क्वालिटी अवार्ड में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पर
इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल सर्विस क्वालिटी अवार्ड दिया गया है, यहां पर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह अवार्ड दिया गया है, जो कि दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में। तो दिल्ली हवाई अड्डा जो है ये क्या कर रहा है, 4 करोड़ यात्रियों को हर साल वार्षिक क्षमता वाली श्रेणी में लगातार यहां पर 6वां एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसे अवार्ड दिया गया, सबसे बेस्ट हवाई अड्डे का खिताब प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक और हवाई अड्डा है, हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों इसको 1.5 से 2.5 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाली श्रेणी में इसे बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है एशिया प्रशांत क्षेत्र में। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की, जो क्या काम करती है। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में देखने को मिलेगा और बहुत सारे हवाई अड्डों का संचालन यही करती है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ही करती है। कहाँ पे कहाँ से गुजरेगी, क्या होगा, सब कुछ इनके हाथ में होता है, रेगुलेशन इनके हाथ में होता है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। असम सीएम डॉक्टर हिमंत विश्वा शर्मा ने सोनितपुर में कितने मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो जो असम के चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर हिमंत विश्वा शर्मा, इन्होंने 50 मेगावाट, कितने? 50 मेगावाट की यहां पर सौर परियोजना का उद्घाटन किया है सोनितपुर में। यहां पे इसका उद्घाटन किया गया, इसका भूमि पूजन किया गया और इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है। इसके तहत क्या होगा, जो भारत का लक्ष्य है हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना और यहाँ पर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना, एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, सोलर एनर्जी का, तो भारत उस लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा, उसमें असम का भी योगदान होगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो 25 सालों में लगभग 2319 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा इस 50 मेगावाट के प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, और 291 करोड़ की लागत से परियोजना पहले साल 101 मिलियन यूनिट ग्रीन एनर्जी उत्पन्न करने वाली है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं उसे भी मैं आपको बता देता हूं। भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो कि सोलर बेस्ड है, वो कहां पे स्थापित किया गया? छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला सोलर पावर सिटी कौन सा है? तो सांची सबसे पहला सोलर पावर सिटी है। ठीक है, अगला है उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना कहां पे तैयार की गई है? चंडीगढ़ में तैयार की गई है। ठीक है दोस्तों, केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका आदित्य को शुरू किया गया है। ठीक है साथियों, यहां पे हमारा पूरा करंट अफेयर्स खत्म हो जाता है। अब यहां पे 12 मार्च का केवल मैं आज रिवीजन करा पाऊंगा, मुझे तुरंत निकलना है और आप सभी कामना करें सब कुछ अच्छा रहे। तो 12 मार्च का रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों देवेंद्र झाझरिया को चुना गया है। मैंने आपको बताया था भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहां रखी गई है? सिंधुदुर्ग में, महाराष्ट्र में आधारशिला रखी गई है। वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन सा बना है? भारत है, पहले नंबर पे चाइना है। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया है। इसके तहत किस देश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो भी शरणार्थी आएंगे उनको यहाँ पे नागरिकता मिलेगी। DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज क्या है? 5000 किलोमीटर है। प्राइमेट आबादी के नवीनतम सर्वे के अनुसार भारत में गोल्डन लंगूर की संख्या कितनी है? तो ये है 7396। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया? तो ये 10 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट है किस देश की फोन पे भुगतान सेवा और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों ये नेपाल की फोन पे भुगतान सेवा है। फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों सात्विक साईराज और चिराग ने इस खिताब को अपने नाम किया है। आपके लिए सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर आयातक देश कौन सा बना? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों जो ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच है वो चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कीजिएगा। ये सुबह 11 बजे आपको ये बैच देखने को मिलेगा। अभी डेमो सेशन चल रहे हैं, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सर का बैच है, मैथ्स का बैच भी चल रहा है। अयाज सर का 9 दिन हो गए क्लास एप्लीकेशन पर और आपको पूरा बेसिक क्लियर कर देंगे अयाज सर।
दोस्तों यहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर लेना स्टडी कर एप्लीकेशन से। आज बातें कम हो पाएंगी, कल देखते हैं, मैं आपको कल की न्यूज़ दूंगा, क्या अपडेट रहा है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और अगर कल जैसे मैं घर पहुंचूंगा तो आपको ये वीडियो तो अब मैं सामने से भी कुछ दिनों तक नहीं पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द वापस आऊं, पर अगर नहीं आता हूं तो मेरी आवाज़ आएगी और आप बस कोऑपरेट करना, मेरी आवाज़ आएगी। PPT फॉर्मेट में पहले भी पढ़ाता था, आप सभी बहुत एंजॉय करके पढ़ते थे। तो दोस्तों आप लोग कोऑपरेट करिएगा, जल्द आऊँगा वापस पैनल पर पढ़ाने, और या तो मेरी टीम भी आपको पढ़ा सकती है। तो दोनों कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, आवाज़ में कोई कमी नहीं होगी, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। तो साथियों मिलते हैं, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।